बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खल। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी असद खल साहब। नाज़रीन, गुज़श्ता दौर में चेयरमैन PTI के दौर में करप्शन के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू रही। चेयरमैन PTI कहते हैं कि मेरे दौर में 0% करप्शन मैं लेकर आया हूँ। तो करप्शन के बहुत बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी और गवर्नमेंट के अंदर भी सामने आए। तो इस हवाले से इस्लामाबाद से जब मैंने उनसे सवाल किया था चेयरमैन PTI से कि आरिफ नकवी आपके बिजनेस पार्टनर हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मुझे मुखातब करके उन्होंने कहा उनकी सिक्योरिटी ने बाकायदा धक्के मारे और ये शॉट काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। उसके बाद इस हवाले से हम कल भी गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह से असद खल साहब ने कहा कि इनकी करप्शन की दास्तानों की फ़ाइलें मेरे पास मौजूद हैं। असद खल साहब इस हवाले से काफ़ी तहकीक उन्होंने की है और चेयरमैन PTI से बड़े बड़े सवालात उठाए, लेकिन चेयरमैन PTI ने किसी भी सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। क्या वजूहात हैं, बात करेंगे असद खल साहब। चेयरमैन PTI के दौर में आरिफ नकवी के बारे में आप कल बात कर रहे थे, फाइलों के हवाले से गुज़श्ता दिन आप बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं जो बात भी करता हूँ जब तक मेरे पास सबूत ना हो, जब तक फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक उस चीज़ के अंदर मेरा रोल ना हो कोई बराह रास्त बिलवास्ता या बिलावास्ता, तो मैंने कभी बात नहीं की। वो प्रोग्राम के ऊपर हो, वो ट्वीट्स के वाले से बात हो, ये इनके अपने व्लॉग्स के अंदर भी मैंने ऐसी जो बात हो जो कि क्रेडिबल ना हो, जो बावसूख ना हो, या जिसकी जिस तरह के एक भी TLP के हवाले से आपको पता फेक पोस्ट घूम रही थी, तो आपने मुझसे पूछा था तो मैं कहा ये फेक है, आपके सामने मैंने कहा ये फेक है। और अब वो तो FIA आपको पता है उसके ऊपर भी कार्रवाई चैनल 24 की जानब से कहा गया है कि ये FIA जो है इसके ऊपर साइबर क्राइम जो है वो कार्रवाई कर रहा है और जो लोगों ने ये फैलाई है और उसका मकसद क्या था। अब मामला ये है कि जो कल मैंने 3 फोल्डर्स की बात की थी और वो फोल्डर मुझे कराची जब मैं लैंड किया तो पाकिस्तान के एक ऐसा इदारा जो कौमी मफाद से रिलेटेड एक इदारा है, उनके टॉप जो सिंध के हेड थे, उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस, इनवाइट किया और वहाँ पे 3 फोल्डर उन्होंने मेरे हवाले किए वसी तर कौमी मफाद की खातिर। मैंने उनके ऊपर अपना एज ए चेयरमैन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कवरिंग लेटर लगाया और चेयरमैन नैब और FIA को वो भेज दिए कि ये 3 फोल्डर हैं, इनके अंदर 87 अरब की करप्शन की दास्तान है। ये करप्शन नहीं, यानी 87 अरब वो है जो कि सुई सदरन का इन्होंने देना है के इलेक्ट्रिक ने, आरिफ नकवी ने। और FIA के अंदर इंक्वायरीज भी पेंडिंग है और नैब के अंदर भी ये इंक्वायरी पेंडिंग है और ये मामला जो है ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर के नोटिस में भी है और ये बशीर मेमन जो उस वक्त DG FIA उनके नोटिस में भी है और ये चेयरमैन नैब जस्टिस जवेद इकबाल साहब जो है उनके नोटिस में भी है और उसके अलावा DG जो नैब रावल कराची हैं उनके नोटिस में भी है। वो फोल्डर जो है वो कहाँ से गुम हो गए। मौजूदा चेयरमैन नैब को कल भी मैंने दावा किया था और उनको ऑफ़र की थी कि वो आप ढूंढें, अगर नहीं मिलते तो मैंने बैकलॉग रखा होता है। और DG FIA जो मौजूदा हैं और प्राइम मिनिस्टर अगर वो चाहते हैं कि ये 87 अरब कौम का लूटा हुआ पैसा वापस आ जाए सुई सदरन का, वो किसी की MD की पॉकेट में नहीं जाना, वो पाकिस्तान के एक्सचेकर में जाना है और ना वो DG FIA के अकाउंट में जाना था कौम के वसी तर मफाद। और वो जो चेयरमैन PTI उस वक्त के वज़ीर आज़म खान के क्या साथ क्या मुकालमे हुए और किस बात पर फिर उनको जबरी तौर पर यानी ओहदे से हटा दिया गया जब वो सऊदी अरब के वापस आए और उनकी 3.5 माह की जो रहती थी छुट्टी उसको 15-15 दिन करके तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता रहा जब वो वापस आए, तो उसके बाद आखिरी 15 दिन में उनको यानी वहाँ से पोस्ट आउट भी कर दिया गया। तो अब मामला ये कहाँ से शुरू होता है, ये जो इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं और बड़ी तहलका खेज़ हैं और बड़ी शर्मनाक भी हैं, अलमनाक भी हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और DG FIA, जहाँ बात वहाँ पे हुई थी कि मोहतरमा 3 लोग बैठे थे, जिंदा सलामत हैं, कोई डिनाई करना चाहे कर लें, फिर रिकॉर्डिंग भी कॉरिडोर की और PM की वो भी निकल आएगी। सही है। और बहुत सारी चीज़ें फिर निकल आएंगी। मैं दावे से बात कर रहा हूँ। सही है। और मैं तस्दीक शुदा बात कर रहा हूँ इन करैक्टर से, मैंने जिसमें 1 या 2 करैक्टर से वेरीफाई भी की है और इसकी चीज़ें ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी कहीं मौजूद है और मैंने सुनी देखी है या मैंने जो उसको वेरीफाई किया मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। जो मेरे ज़राए से मैं बात खाली नहीं कर रहा, मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे
लॉग बुक में भी चेक किया जा सकता है कि DGFI को एक हफ्ते के अंदर 3 और 4 दिन क्यों बुलाया जाता था। तो एक मीटिंग के अंदर ये हुआ कि 3 लोग ये बैठे थे, तो चेयरमैन PTI ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के हवाले से इतनी गलीज और गंदी बातें की जिस पर एक वज़ादार कोई भी इंसान या कोई भी एक सफ़ेद बालों वाला या कोई भी जो बेटियों वाला कोई भी जो फैमिली वाला बंदा है वो तो उसकी बर्दाश्त या उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि एक बाबू जो 22वें ग्रेड का DGFI की पोस्ट पे हो और प्राइम मिनिस्टर के सामने वो खड़ा हो जाए इस बात पे, वरना मैंने काम बहुत देखे हैं लोग कि यानी अपनी नौकरी तो उसने फिर वो सुनाई, वो वहाँ पे उसको सलवाते हैं या जो सुना सकते थे, तो उस पर आजम खान साहब जो हैं वो उनको कोशिश कर रहे थे कि अब ये तो बार बार कहते थे कि PM हाउस है, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो उसने फिर जब वो नाम लेता था तो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते थे। और उसने PM के मुंह पे कहा कि क्या आपके जलसों में जो ख़वातीन आती हैं, आपकी जो पार्टी रहनुमाएं होती हैं, उनके बारे में यही सोच है आपकी? इतनी गलीज और इतनी गंदी सोच है आपकी। बिल्कुल। और माजरत के साथ, खैर उन्होंने माजरत तो नहीं की, ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये कॉरिडोर के अंदर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे महफूज होंगी और भी कई जगहों पे होंगी, वो सुन सकते हैं। ये मैं बात को एग्जैजरेटेड बात नहीं कर रहा। और बशीर मेमन साहब को भी हम लाइन पे ले लेंगे और वो भी इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। आजम खान साहब इसको डिनाई नहीं कर सकते और चेयरमैन PTI अगर डिनाई करना चाहें तो हम फिर वो सारी चीज़ें चला भी देंगे, दिखा भी देंगे। सही है। और इंतहाई सूरत। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो लोग जानते हैं कि आजम खान साहब का जो कमरा है, प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है, PM ऑफिस या हाउस, उनके अंदर जो है ना वो चैम्बर नहीं है। चैम्बर नहीं है। हाँ, तो ये कॉरिडोर के अंदर चूंकि ऊंची ऊंची आवाज़ में शाउट कर रहे थे वो, और वो नाम ले लेके प्राइम मिनिस्टर को जो किया जा सकता है जिस तरीके से जो कोई एक बंदा, कोई भी एक गैरतमंद आदमी जो है, उसकी जो गैरत जब आती है कि किसी की खवातीन के बारे में कोई भी बात करे तो वो उस तरीके से उनको नाम ले लेके, तो वो कह रहे थे कि आवाज़ आहिस्ता करें, वो PM है, PM हाउस है, PM ऑफिस है, डेकोरम का ख्याल करें। तो वो उनको साथ साथ पकड़ भी या पुश भी करते जा रहे थे, साथ ले जाते थे, ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो और ज़्यादा आवाज़ बढ़ती जा रही थी। तो आजम खान साहब खौफजदा थे कि ये तो PM भी सुन रहा है, तो वो उनको दूर ले जाते जा रहे थे, अपने चैम्बर में लेके, चैम्बर से आगे फिर वॉशरूम तक मामला चला गया। उनको वहाँ पे अंदर बंद कर, दुरूद शरीफ पढ़े, ठंडे हो प्लीज़, ये आप क्या कर रहे हैं, फिर ठंडा पिए। उनका मैं ठंडा चाय आपका मैं नहीं पीता। तो ये बात तो वो हो गई। उसके बाद एक और मीटिंग के अंदर आ जाते हैं। अब ये है जी फोल्डर, वो नहीं है कि हम वो ये हैं वो जनाब ज़राए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बताया था कौमी असम्बली में, तो बाद में वो ज़राए कहीं गुम हो गए। स्पीकर असम्बली से, कौमी असम्बली से रिकॉर्ड में वो कागज़ खाली टुकड़े निकल आए, वो थे ही नहीं वहाँ पे। ये हैं वो फोल्डर, ये हैं वो फोल्डर, देख लें अगर किसी को शक है तो। कल इस हवाले से हम बात कर, हाँ जी, ये हैं वो फोल्डर, करप्शन की गुत्थियां। हाँ, और इसके अंदर एक एक चीज़ एविडेंस के साथ है, एक कागज़ नहीं अरबों रुपए है। हाँ जी, ये है वो फोल्डर जो मैंने बात की थी, ये है वो फोल्डर, ये है फोल्डर, सबूत हैं जो अरबों रुपए की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम का नोच कर ये नैब और FIA की अलमारी में पड़े हुए हैं। ये है वो फोल्डर, ये है वो फोल्डर। अगर ये इस पर मौजूदा हुकूमत खल साहब अगर बात ये है वो फोल्डर जनाब, ये है वो फोल्डर। अगर किसी को चाहिए, किसी को दिलचस्पी है अरबों रुपए निकलवाने की आरफ नकवी से, और जो जो किरदार है, हुआ क्या जी, कहाँ कहानी कहाँ पे होती है। अब ये SSGC ने एक दरख्वास्त पड़ी हुई थी 8-10 साल से, कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। हर हुक्मरान तो अपना बता लेता है, अपना हिस्सा लेता है और चुप हो जाता है। अब आरिफ नकवी साहब चुके ऑनर हैं उसके, 150 का शेयर था, वो शेयर तो 30 से छोड़ के 15 पे आ गया। वो वोटन क्रिकेट क्लब वाले भी गालबन यही हैं आरिफ नकवी साहब, बिल्कुल यही है, जिन्होंने PTI को जो चैरिटी वहाँ पे भेजी, बिल्कुल। अब मैं कोट एंड कोट बात कर रहा हूँ। हुआ ये कि 2-3 मीटिंग के अंदर बार बार जब SSGC के लोग MD लेटर लिखें, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर जो है वो चिट्ठियाँ लिखें, और DGFI जो है इंक्वायरी इसकी हो रही थी, डिप्टी डॉक्टर शेख इस्लाम कर रहे थे। अब करता क्या था ये आरिफ नकवी, ये वारदात, तरीका वारदात क्या था, जो जिस्ट मैं बता रहा हूँ, ये करता था कि जो SSG से गैस लेते थे ना, ये बिजली तो सारों से ले लेते हैं, जो ना दे 1 महीना भी काट लेते हैं बिल उसका, सही है। उस गैस की बुनियाद पर बिजली बना के जो बेचते थे उसके बिल तो ले रहे थे,
लेकिन मसूफ ये करते थे कि जब वो अरबों रुपए इसके ऊपर हो गया और अल्टीमेटली करते करते 87 अरब तक मामला पहुंच गया। सही है, 87 अरब तक उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो उससे भी ज्यादा हो गया, पहुंच गया। मसूफ ये करते थे, ये कहानी शुरू होती है मुशर्रफ दौर से, इशरतुल आबाद से ही। सही है, ये नहीं हर बंदे का ये स्पॉन्सर और ये, अब कहानी कहाँ के खौफनाक कहाँ से मंजर आता है। ये जनाब मसूफ जो है, ये इन्होंने पैसे इधर चैरिटी वो भी भेजे, और गालिब ने किताब भी बरतानिया के वाले से लिखी गई है, गालिब की मैन के क्या नाम है उसकी किताब का, मैं एग्जैक्ट आपको बता, द की मैन, कि अमेरिका, बरतानिया और दुबई में कहाँ कहाँ फ्रॉडों में ये बंदा इन्वॉल्व है। सही है। अब क्या जो फ्रॉड बंदा करता है, पाकिस्तान के एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाता है। आजम खान चेयरमैन जो है पीटीआई, उस वक्त वज़ीर आज़म और लोग भी थे, तो 3-4 दफ़ा इन्होंने प्रेशराइज किया DGFI बशीर मेमन को। अल्टीमेटली वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वो कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूँ। सही है। तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा DGFI को कि आप उसके आपने तबाह करके रख दिया, उसके शेयर की कीमत नीचे चली गई, आप चिट्ठियां लिख रहे हैं और आपने उसको ग्रिल किया। उसने कहा जी ना तो मैंने वो 87 अरब लेना है, ना को FIA के अकाउंट में जाना, ना मेरे पर्सनल अकाउंट में जाना है। सही है। और ना ही SSG के किसी बंदे के अकाउंट में जाना है। वो एक टैक्स पेयर एक्सचेकर के अंदर, नेशनल बैंक के अंदर अकाउंट है और कौम की वो अमानत है, और वो 87 अरब रुपया मैं तो इंश्योर कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि सबसे ज्यादा ये बंदा हमें इलेक्शन में भी इसने हमें सपोर्ट की है, और इसने ये यानी वो कोर्ट एंड कोर्ट में बातें और भी बहुत सारी हैं कि इसने इन्वेस्ट किया है और इसने इलेक्शन में हमें बड़ा सपोर्ट किया है। सही है। और ये बहुत ज्यादा चैरिटी और डोनर और हमारा मोस्ट इन्वेस्टेड पर्सन है, इसी वजह से सारा कुछ। तो लाजा इसको आप नहीं पूछना। उस पे तो डीजी को और समझ आ गई कि वीक पॉइंट का भी पता चल गया, क्योंकि पुलिस अफसर थे, 22वां ग्रेड तो उनके पास पीक पे पहुंच चुके थे DGFI। तो उनका माजरत के साथ, इससे बड़ा तो और मेरा ग्रेड कोई नहीं है, DGFI से ज्यादा उदा कोई नहीं है, और 22वें से ऊपर ग्रेड नहीं है। 3.5 माह मेरी नौकरी रह गई है। और फिर जिस तरह और भी मुख्तलिफ केसेस बनाने के बारे में बात की, और ये उस मीटिंग के बाद जब वो गंदी इन्होंने हरकतें की थी, उसके 1.5 माह बाद एक और मीटिंग होती है। सही है। और उसमें भी फिर यही है कि तो उस पर उसने कैटेगोरिकली फिर आजम खान ने कहा कि देखें जी आप तो इस तरह बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो उसने कहा जी मैं जो सही बात है, मैं तो किसी का पपेट तो नहीं बन सकता। फिर उसके ऊपर इन्होंने चढ़ा दी, IB को लगा दिया उसके पीछे, और वो IB वाले गए तो उसको बार बार PM हाउस से फोन जाए उनको, IB वालों से, मेरी चूंकि सारी वेरीफाइड चीजें हैं, तो उनको कहें जी इसके खिलाफ को निकालें। सही है। उन्होंने कहा जी क्या निकालें हमने को, वो तो मतलब उनके उससे 11 साल का बंदा था उस वक्त, उसका बाप अगर को ले रहा है चीजें, तो हम उस वक्त कैसे उसको उसमें सर्विस में आने से पहले 11 साल की उम्र में अगर उसके बाप ने कुछ चीज हिंदुओं से प्रॉपर्टीज ली हैं और उस चीज का रिकॉर्ड है सारा कुछ, उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स हैं, और कोई नया बिल्डिंग भी बनी, फिर आखिरी उन्होंने कहा वो एक जो शदाद कोर्ट को सड़क जाती है ना, वो इसके ऊपर डाल दो, क्या वो नवाज शरीफ ने बनाई है, जबरदस्ती डाल, हाँ जी डाल दो। अच्छा उन्होंने क्या कैसे डालें जनाब, वो तो अंग्रेज दौर की बनी हुई सड़क। अच्छा फिर नहीं कोई ना कोई निकालो डालो, जिस तरह जहांगीर तरीन खान के हवाले से रिपोर्ट गई ना, पहले तो उन्होंने कहा नहीं इसको डाल के भेजो वापस जबरदस्ती, और उनकी बेटियों तक को बीच में रगड़ दिया गया। तो मामला ये है कि ये चीजें बड़ी खौफनाक, इस हवाले से हम बताएंगे कि आरिफ नकवी अब वारदात क्या करते थे, वो जो आबादियां होती थी ना, गरीब आबादियां जहां से बिलिंग नहीं होती थी, सही है, जो बिल नहीं देते थे वैसे भी गरीब थे, कुंडे लगाते थे, तो करता वो ये था कि जब ज्यादा पैसे होते थे, उसकी कनेक्शन कटता था ना, तो वो उनकी बिजली बंद कर देता था, वो सड़कों पे आ जाते थे। यानी ये मिथ में बता रहा हूँ, उसकी सारी क्रक्स उसका इंक्वायरी का। सही है। उसके बाद लैंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती थी, पहले SP तक मामला था, फिर IG तक पहुंच, बीच में CM को इन्वॉल्व, रेंजर्स को इन्वॉल्व होना, क्योंकि कराची में रेंजर भी जारी पता लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है। अल्टीमेटली ये होता था कि जनाब कहते थे कि SSGC को प्रेशराइज करते थे कि जनाब ये सूरत हाल पैदा होगी, अब फौरी तौर पर इसका इलेक्शन बहाल करें। और ये कहता था उस वक्त अगर 6 अरब होता तो कहता 2 करोड़ दे दूंगा, 10 करोड़ दे दूंगा, करते करते 87 अरब तक चला गया। फिर इसने एक और जुगाड़ वारदात लगाने की, शंघाई को बेचने लगा। तो DGFI ने चिट्ठियां लिख दी SACP को और प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कि जनाब शंघाई को अगर कर रहा है तो ये जो बैलेंस शीट के अंदर 87 अरब का भी बताए, वरना तो वो कल को किससे हम लेंगे। बिल्कुल। अच्छा तो चेयरमैन PTI कह रहे थे शेयर इसकी तबाह हो गई है, और CFO जो है ना उसको वो उन्होंने कहा जी, तो उसने कहा जी मैं तो मुलाजम हूँ, मालिक तो वो है। तो चेयरमैन PTI ने कहा कि आपने उसके CFO को भी भगा दिया, वो भाग गया ना, जारी बात है। और जब उसने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा, और SSGC वालों ने कहा कि जनाब अगर FIR कर देंगे तो ये तो बेल शेयर लेकर 87 अरब तो डूब जाएगा हमारा।
तो लाजा वो इसलिए फिर वो उसको शिकंजा कस रहे थे, तो इनको तकलीफ हो रही थी। फिर ये बहुत बड़े ब्लंडर हैं। तो अब मामला ये इस तरह वो एनसीए वाला मामला स्टार्ट देखे ना कि एक्सचेकर की बजाय उसी टाइकून को दे दिया गया। तो आप चैरिटी के नाम पर गवर्नमेंट के जो पैसे हैं उनको तो कम से कम इंश्योर करें ना, वो तो नहीं आप खुद कर सकते। आप लें चैरिटी, आप लें डोनेशन, जिससे मर्जी लें, हमें इससे भी कोई गर्ज नहीं। लेकिन जो सरकार का पैसा है उसके बदले में अगर आपको 67 अरब के बदले में 2 अरब की डोनेशन दे देता है, या आपको 87 अरब के बदले में कोई 1 अरब की आपको दे देता है डोनेशन, वही जो क्रिकेट क्लब वाला मामला भी आया और भी इस तरह की डोनेशन हैं और भी चीजें हैं। तो अब मामला ये, वो तो आप कनाइमस की वजह से आपने एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, और ये इनके दौर में नहीं हुआ। सालात का देख लें, 400 मिलियन हमने लेना है, लेकिन ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी पूछेगी, ना पीटीआई की पूछेगी अबूजबी वालों को, ना नून लीग पूछेगी। और प्रॉपर्टियां भी 24% हमने सब कुछ दे दी, और प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो भी 100% दे दी, उसकी रजिस्ट्री की फीस तक हमने दे दी, और उनसे वो पैसे नहीं मांगते, क्योंकि अपने बड़े बड़े टावर हमारे बन रहे हैं। वो नून लीग की हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो पीटीआई की हुकूमत हो, इनके अपने यानी अपने जाती मफादात के लिए पाकिस्तान का और अवाम का और रियासत का मफाद जो है वो वाला तक रखा। साहब यहाँ पर एक तो इस तरफ करप्शन के बड़े नाज़रीन, इस हवाले से हम पूरी बशीर मेमन साहब को भी लाइन पे लेंगे, और अगर आजम खान साहब आना चाहें वो भी आ सकते हैं, और पीटीआई के हवाले से उनके कुछ स्पोक्स पर्सन या उनके कुछ जिम्मेदारान जो है वो भी आना चाहे तो हमारा बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। बहुत खौफनाक किस्म की चीजें जो है ना इस हवाले से बताएंगे कि कब कब मीटिंग होती रही, और लॉग बुक भी इसका रिकॉर्ड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट साहब अगर राब्ता करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो तकीर शाह साहब आपको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब आपको, अगर कोई चीज़ चाहिए, और चेयरमैन नायब साहब आपको भी, एफआईए आपको भी, कि अगर आपको लॉग बुक का रिकॉर्ड चाहिए कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो जाता है बंदा उसकी इन आउट एंट्री होती है बकायदा, अगर वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी ये हुई है सारे वाक़यात की, वो भी मौजूद है, ये 3 फोल्डर भी मौजूद हैं, नैब के अंदर भी, एफआईए के अंदर भी, और ये इंक्वायरी भी मौजूद है, ये एग्जिस्ट भी कर रही है, सारी चीज़ें हैं। तो आप पकड़ें, किसने रोका? अब तो पीटीआई के चेयरमैन नहीं है ना, अब तो आपकी हुकूमत है, आप पकड़ लें उनको, आप उनसे रिकवरी कर लें। तो अब उसकी सरपरस्ती, उस वक्त पर सिंध हुकूमत पड़ जाती थी, और वो जनाब फोर्स करके उनका कनेक्शन बहाल करा देती थी। तो वो इस तरह करते करते मतलब एक तरफ तो ये करप्शन के बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आपके पास मौजूद हैं, इसके अलावा जब उन्हें सान 9 मई के बाद जिन्ना हाउस हमले और दीगर मुकदमात में तलब किया जाता है जीआईटी की जानिब से, पेश नहीं होते। आज असद उमर साहब गए, शाह महमूद कुरैशी साहब गए, तो जमान पार्क से कितना को दूर है वो, जब जहाँ पे वो जाना होता है वहां पे चले जाते हैं, जहाँ पे जाना होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या नैब के जब दिल करे उनका, या हाई कोर्ट लाहौर में या उस वक्त चले जाते हैं। जहाँ ना जाना होता है वो 100 उनके एक्सक्यूजेज हैं, अपनी मर्जी है ना, जब मर्जी। अब इसके अलावा और भी, अब तोशा खाना जो केस है, जो 108 ताइफ और उसके अंदर 58 इन्होंने रख लिए, रिटेन कर लिए, कम कीमत लगवाई, जाली रसीदें सामने आ गई, बंदे सामने आ गए, दुकानदार सामने आ गए, रसीदें बनाने वाले, दिखाने वाले, देने वाले, लेने वाले, वो गिरफ्त में आ गए, शिकंजे में आ गए, एफआई में आ गए। तो अब मामला ये, उसके अंदर फिर 17 जुलाई को नैब ने ये नोटिस जो है हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, 17 जुलाई को नैब पिंडी ने, जो रावलपिंडी का जो ऑफिस इस्लामाबाद है, उन्होंने फिर 10 बजे बुला लिए कि जनाब आप लिस्ट लेके आ जाएं, जितने तोहफे आपके पास अभी हैं वो भी लेके आ जाएं, और जो बेच चुके हैं वो भी आप बताएं, और उसकी जो हमने भी प्राइस असेसमेंट कमेटी लगाई है कि डिफरेंशियल ऑफ अमाउंट कितना चेकर को जाती मफाद के लिए आपने इन्फ्लुएंस किया, वो भी आके उसको करें। तो अब मामला ये है कि एक चीज जो है वो खत्म हो रही है और दूसरी जो आगे आ रही है। और एनसीए वाला मामला देखें ना कि 67 अरब रुपया पाकिस्तान के टैक्स पेयर के अंदर आना था। अगर वो जो शहजाद अकबर की बात लॉजिक मान ली जाए तो फिर उन्होंने कैबिनेट से 3 दिसंबर को अप्रूवल आपने 2019 को क्यों ली, और 2 दिसंबर को आपने वो पैसे जब भेज दिए तो बंद लिफाफे के जरिए, जब कैबिनेट का तल्लक ही नहीं, जब हुकूमत पाकिस्तान का तल्लक ही नहीं है, तो आप कैबिनेट को बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप कैबिनेट से अप्रूवल क्यों ले रहे हैं? अगर मलक रियाज फैमिली या बैरिया टाउन का मामला है और बिटवीन एनसीए, तो वो तो बरतानिया के अंदर था, तो इसीलिए तो इसका मतलब यह है कि वारदात आपने वो पाकिस्तान की रियासत को एज ए पपट बना दिया, उस मलक रियाज फैमिली का आपने एज ए टूल बना दिया। और आगे से क्या बरतानिया पैसे इतने पकड़ के पाकिस्तानी रियासत को आपने जो वारदात या खलंडर जो ब्लंडर किया है, या उनको डेफिसिट जो ट्रस्ट डेफिसिट किया है, या उनके जो एतमाद को ठेस पहुंचाई है, तो वो तो मेरा ख्याल है आगे से वो समझेंगे कि पाकिस्तान को तो देने की पैसे जरूरत ही नहीं थी, जरूरत नहीं है, वो खुद ही रख लेते। और उसके अंदर हुसैन नवाज का भी 42 मिलियन का जो 1 हाइड पार्क वाले मामला है, खांचा वो भी है, उनको भी वापस अल्टीमेट होल्डिंग वो भी फ्रीज था ना वहां पे। जो यूके जो क्राइम्स उनका जो है वहां पे जो एक्ट है जो जिसके तहत इन्होंने फ्रीज किया, और वेब मिनिस्टर जो स्टेट कोर्ट से बकायदा ऑर्डर हुआ,
और ये अकाउंट भी मलिक रियाज फैमिली के, उनके यानी बेटे अली रियाज के, उनकी मुबशरा जो अली उनकी जो बहू हैं उनके अकाउंट और वन हाइड पार्क ये फ्रीज हो गए थे। और ओवरऑल इसकी 90 इसके अंदर वारदात ये अब देखे पूछने वाला कोई नहीं है कि वो 42 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी जो है वन हाइड पार्क वो हसन नवाज के नाम हो रही है। अच्छा। और मलिक रियाज के बेटे अली रियाज जो मलिक हैं वो उसके नाम कर रहे हैं। अच्छा। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके मुताबिक जनाब वो वहां पे यानी ये वाहद ये ट्रांजेक्शन है, डील है कि उसके अंदर ना हसन नवाज से वो पैसे ले रहा है और ना हसन नवाज उसको पैसे दे रहा है और राइट उसको दे रहा है कि प्रॉपर्टी वो बेच सकता है। और हसन नवाज के जो मैंने HRMC से जो टैक्स रिटर्न के जो गोशवारे निकलवाए हैं वो भी मैं दिखा दूंगा, लंदन वो भी दिखा दूंगा। वो उसके मुताबिक वो हसन नवाज के जो अपनी उसकी जो कंपनी है उसका भी मेरे पास पूरी डिटेल है। उसकी HRMC जो वहां से जो उनकी FBR UK की उसको HRMC कहते हैं, तो उसके मुताबिक जो है उनके तो अपने अकाउंट 3 साल के गोशवारे निकलवाए, किसी के अंदर 5 लाख पाउंड की लाइबिलिटी दिखा रहे हैं वो। एक साल में वो 4,99,000 की गालबन, एक साल में फिर 4 लाख की लाइबिलिटी दिखा रहे हैं। सही है। और अपने उनके अकाउंट कंपनी के अकाउंट के अंदर दिखा रहे हैं कितने 4,000 पाउंड, 3,000 पाउंड, 8,000 पाउंड और चंद 100 पाउंड। तो 42 मिलियन पाउंड उनके पास कैसे आ गया? तो ये वारदातें हैं बहुत बड़ी बड़ी। बदकिस्मती ये है कि इनको पकड़ता नहीं है कोई। जब वारदातें पकड़ने के करीब आती हैं तो हुकूमत दूसरी चली जाती है, इनकी अपनी वो पीपल्स पताते लॉजिकल एंड तक पहुंचने लगती है, उनकी हुकूमत आ जाती है, इत्तेहादी हुकूमत आ जाती है। और जब नून लीग की वारदातें पकड़ने उनकी आ जाती है, और जब PTI की वारदातें खुल रही हैं तो कल को मुझे ये डर है कि इनकी भी हुकूमत आ जाए कि जब इनके मामले लॉजिकल एंड तक पहुंचने लगे तो अब ये मामला जो है ये वो दिखा देंगे नाजरीन, वो भी मुझे याद कराना आपने, ठीक है, कि हसन नवाज के भी दिखा देंगे, उनकी कंपनियों की डिटेल भी। वन हाइड पार्क का सबसे पहले मैंने करप्शन के सबूत और जो 12 अगस्त और 13 अगस्त 1998 को ये पार्क लेन के फ्लैट की लैंड रजिस्ट्रियां मैंने ली थी 11:49 पर, और 2000 के अंदर वो कौमी अखबारात के अंदर ये रजिस्ट्रियां छप चुकी हैं। लेकिन 23 साल और बल्कि 25 साल गुजर चुके हैं, आज तक उन फ्लैट्स में वो रह रहे हैं, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते कि वो नवाज शरीफ साहब की उनकी फैमिली के। अंदाजा लगा इन्होंने कहा था ना कतरियों से हमने लिए हैं फ्लैट। तो आप चौहान साहब को भी जनाब वो चेयरमैन PTI के हवाले से और इसराइल पर मैटर पर बात कर रहे हैं, वो ये भी चेयरमैन PTI के दरीना साथी हैं। और खल साहब ये कंफर्म हो चुका है, बकायदा मैंने कंफर्म किया है कि इनको जमान पर एंट्री की इजाज़त नहीं थी, खास चेयरमैन PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। अव्वल साबिक आपको पता है जहांगीर तरीन की एंट्री उन्होंने बैन करवाई, ओन चौधरी की एंट्री उन्होंने बैन कराई, अलीम खान मैं कई जगह पे, बल्कि मैं और अलीम खान कई जगह पे ये पलंदे सबूतों के लेकर ना जब नैब के पास में जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत मरतबा मैं शौकत बसरा अलीम खान लाहौर से इस्लामाबाद की उस फ्लाइट में हम इकट्ठे आ रहे होते और जा रहे होते थे, और वो देख रहे होते थे कि यार इतना बंदा ये काम कर रहा है। आपको पता एक दिन के अंदर 300 मोटो हो रहे थे। नैब के अंदर 4 बजे से लेकर यानी 10 से लेकर 4 बजे तक एक्सपीडाइट, जरदारी के केसेस, दवाज शरीफ के केसेस, और उसके बाद फिर ये 3 जून को ये 100 मोटो हुए, शाहिद खाकान वाला, LMG वाला, तो फिर 5-6 जून की दरमियानी शाब एयरपोर्ट पे हमला हो गया। उसके बाद फिर PTI के दौर के अंदर जब इनकी एक्सपोज की करप्शन, उसमें उस्मान बुजदार की और ये सारे गैंग की, तो उसके ऊपर भी मेरे ऊपर हमला हो गया। यानी ये कोई पहली दफा तो नहीं है, कई जिस्म के अज़ाब मेरे आर्टिफिशियल हैं, नाज़रीन को शायद इस चीज़ का नहीं पता होगा। यानी इतने ज्यादा ब्रुटैलिटी, बिल्कुल खान साहब के बिल्कुल बाजू भी है और आपके सर के ऊपर और भी, मतलब बाप लिए है कि सारी चीजें जो होती हैं ये तो हम फेस करते हैं। देखिए हक और सच के लिए ये फिर कुर्बानियां, जब आप काफिला हुसैनी का आप वो बनना चाहेंगे फिर वो तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां, हम तो कुछ भी नहीं है, हक के रास्ते में रुकावटें हैं। खान साहब की जो खाक है उसको अरबों से भी तकसीम करें तो उसका जो एक जर्रा है उतनी भी हमारी औकात नहीं है बेशक। तो उनके रास्ते पे जब चलेंगे तो हक और सच जो है उसके लिए आपको फिर कुर्बानियां तो देनी पड़ेगी और तैयार भी रहना चाहिए। और शहादत की आरजू है, सबसे बड़ा जहाद यही है कि आप अफजल तरीन जहाद क्या है। अल्लाह ताला ने कहा किसी पैसे लेके फतवे जारी करने वाले मौलवी का फतवा नहीं है ये, जो मर्जी फतवा ले ले। बहुत सारे ऐसे माजरत के साथ हैं कि मुफ्तियान जो हैं कि पैसे दे के फतवा ले लेते, सारे नहीं हैं, लेकिन ऐसे भी मौजूद। हम सबसे बड़ा मीडिया माफिया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो सबसे बड़ा माफिया तो हम है। अगर मीडिया ठीक हो जाए तो किसी की जरूरत नहीं है कोई बंदा गलत काम कर जाए। तो जब मीडिया मालकान के अपने मसाइल हैं, अपने एंकर्स के अपने मसाइल हैं, रिपोर्टर के अपने मसाइल हैं। खल साहब पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से एक पार्लियामेंट के हवाले से एक जो करारदाद पेश की गई थी, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बाकायदा कानून के हवाले से बात कर दी है और उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ को 2 मामलात पर शायद उनको बातचीत मजीद करने की ज़रूरत है, वो करके मामला सुलझा देंगे। देखिए मामला ये है कि जो सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी है ना, जिनका नाम आसिफ जरदारी है, सही है, उन्होंने भांप लिया है। और अब देखें कि वो पहले उन्होंने ऑफर की दुबई से फौरी वापसी के बाद,
जब उन्होंने कहा कि अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, मिसाके जमहूरियत, मिसाके जमहूरियत नहीं, मिसाके मईशत की जरूरत है। सही है। और साथ ही जब ताजरान से मीटिंग की और उसके बाद एक बयान भी उनका आया था, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने नाम लिए बगैर चेयरमैन पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत साथ बैठने की दावत दी थी। अब खुर्शीद शाह साहब उनकी इजाजत के बगैर बयान इतना बड़ा दे सकते हैं? खुर्शीद शाह साहब भी कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के साथ बैठने के लिए हम तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हम सियासी मंजरनामे के ऊपर भी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि या आगे वो भी तो बैठने के लिए तैयार हो ना। अब ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन ये है कि अब वो अगर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज ही एक्टिविटी देखें ना कि राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला भी हैं और पंजाब के वो नून लीग के सदर भी हैं, उन्होंने भी अपनी आगाज़ कर दिया है और साथ आगे जाके वो बताएंगे। लेकिन साथ खुर्शीद शाह का ये कहना कि हम तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट करेंगे नहीं और मुल्क भर के अंदर हम अपने सूबाई और कौमी में सब में खड़े करेंगे अपने बंदे। और साथ जो उनकी पीपल्स पार्टी की जानब से ऑफर कर दी गई है फिर चेयरमैन पीटीआई को, तो इसका मतलब ये है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, क्योंकि पीडीएम फिर वो बीच में निकल जाता है ना, वो पीपल्स पार्टी वाले, एएनपी वाले। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी चाहती है तहरीक इंसाफ के साथ, देखिए वो उन्होंने पल्स देखी है ना, उनको पता है, वो चाहते हैं कि जो वोट बैंक है कि अगर वो बकौल फैसल वाडा की बात मान ली जाए कि वो कह रहे हैं कुछ जेर हिरासत कुछ जेलों में लोग हैं जो कुछ रिपोर्ट हैं, उनको बड़ी जल्दी है बाहर आने की। सही है। और वो चेयरमैन पीटीआई के ऊपर बहुत सारी चीजें वो बता रहे हैं और सुना रहे हैं दास्तानें। सही है। और कुछ वेरीफाइड है, कुछ नहीं है, कुछ को किया जा रहा है। अहमद मीर साहब भी यही कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब भी यही कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उस पर तो क्रॉस लग चुका। और अहमद मीर साहब ने तो कहा कि वो डिमोलिशन का जो प्रोसेस है उसका वो हो रहा है। सुहेल वड़ाई साहब भी इसी तरह कह रहे हैं। तो अब मामला ये है कि दूसरी जानब जो है ये जो पीपल्स पार्टी की जानब से ऑफर की गई है और नून लीग इसको किस तरह देखेगी कि वो तो क्रॉस लगा के बैठे हैं, और जो इदारों से भी उनका एक अच्छा है पीपल्स पार्टी का रोल, तो जरदारी साहब किसकी ज़बान पर बोल रहे हैं? इसी वजह से और नवाज शरीफ साहब अभी नहीं, अगला सिनेरियो उसका बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। मैं आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। ठीक है। अगला सिनेरियो ये बन रहा है कि इस तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, एक तो मेरी अलीम खान साहब से भी यानी मैसेज उनका आया कि वो उकाब जो निशान है उसको लेने की प्रायोरिटी है उनकी, मैं एग्जैक्ट जो कोट एंड कोट है। और ओन चौधरी साहब का भी मैंने कंफर्म किया, कल चूंकि कंफर्म नहीं की थी बात, तो उनकी प्रायोरिटी है नंबर 1। तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स कौन चला रहा है और उसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, आप अंदाजा लगाए ना। और वो तो सामने भी आ गई बात, बिल्कुल कल भी हमने मिलान करने के लिए, और डायलॉग उनसे करके उस वक्त कौन डर के उनसे डायलॉग कर रहा है, और अब उनको लाइमलाइट पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा, बैन क्यों है। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, जमाते इस्लामी, MQM भी साथ मिल सकती है और भी कुछ पार्टियां मिल सकती हैं, और ये एक इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है। और अगर ये इत्तेहाद बन गया, और लोग तो पहले ही 30-35 साल से, अगर इमरान जो है चेयरमैन पीटीआई, अगर उसके ऊपर आप माइनस लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं, चले मान लेते हैं फर्ज मान, क्योंकि जाहिर बात है अगर 155 सीटें जो है इस हालात में तो मुझे नहीं मिलती नजर आती, और वो चूंकि सिंगल पार्टी है, उनके साथ तो इत्तेहादी बैठने के लिए तैयार नहीं, ना वो किसी के साथ बैठने के लिए तैयार है, तो वो तो मेजॉरिटी तो हो नहीं सकती पार्टी। तो लिहाजा अगर ये अलायंस बन जाएगा तो फिर वो अलीम खान और मुख्तलिफ लोग भी TLP की जानब से, अलीम खान की जानब से, IPP की जानब से, कि ये बयान आ चुके हैं कि लोग ये 30-35 साल से चेहरे देख देख के अब उगता चुके हैं, अब लोग इनको नहीं देखना चाहते, तो ये बीच में से अपॉर्चुनिटी नया सरप्राइज निकला है कि ये बारियों वाले जो हैं, ये जो बारियों वाले मीडिया बना रहे हैं, ये उधर बुए बारियां नहीं होती गाना, इनका बुए बारियों वाला आ रहे, एक दूसरे से बारियों से देख रहे हो, ठीक है ना, और बीच में से कोई और निकला है कि दबंग एंट्री किसी सरप्राइज आ जाए, सरप्राइज आ सकता है, ठीक है। और बड़ा सरप्राइज जो है ये आ नहीं सकता, मैं किसी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, ये आपस के अंदर राब्ते शाब्ते हो रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने कोशिश की ताड़ साहब गया उसके बाद के सीट एडजस्टमेंट, IPP ने फौरी कहा कि नहीं हम तो किसी की भी पार्टी नहीं है, और मुलाकात भी जहांगीर तरीन वहां पे गए, मुलाकात नहीं हुई। और चौधरी साहब दुबई आए, उनकी मुलाकात नहीं हुई, हुकूमत से वो निकल आए। तो इसके बाद TLP भी आजाद है, IPP आजाद है, MQM के साथ ज्यादतियां आपने की हैं। TLP जो है ना, TLP तो ना नून लीग के साथ मिल सकती है, किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाओगे, ठीक है ना। और PTI जो उनके ऊपर बैन किया हुआ और उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, फोर्स शेड्यूल में डाला, और IPP और वो दोनों, वो भी पाकिस्तान बचाओ मार्च है और वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान है, दोनों का एजेंडा भी सेम है, और वो भी इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, और
आइन कायदे आजम का आइन भी यही है और जमात इस्लामी भी यही बात करती है सूद के खिलाफ। तो ये चीज़ें काफ़ी जो है ना गुत्थी सुलझ सकती है, ये गुत्थी सुलझ सकती है और ये बड़ा सरप्राइज अगर ये इकट्ठे हो जाए। एमक्यूएम के साथ भी तो हाथ किया जा रहा है ना कि नई मर्दमशुमारी जो है उनकी तो कोई बात सुन नहीं रहा और जो नया 1 करोड़ वोटर है उससे डर रहे हैं, खौफजदा है। मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम पर एतमाद मुश्किल करेंगे क्योंकि एमक्यूएम मुश्किल वक्त में उनका जो क्रेडिबिलिटी इतनी मजबूत नहीं है। कल साहब यहाँ पर पैकेज की तरफ चलते हैं। जी रिपोर्ट है इस हवाले से द राइज एंड फॉल, वो देखते हैं। कहते हैं मैच एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो चुका है और कुछ लोग कहते हैं कप्तान का खेल समेटने का काम भी शुरू हो चुका है। इशारे कुनाए कप्तान को पाबंदे सलासल भी करवा चुके हैं और सितम ये है कि इससे बढ़कर बहुत कुछ बता चुके हैं, मगर एक कुव्वत कप्तान के लिए भी लड़ रही है। हो सकता है ये कुव्वत बाअसर साबित हो जाए। लग रहा है सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी आसिफ जरदारी ने इस कुव्वत को भांप लिया है और शायद इसीलिए एक बार फिर कप्तान के साथ बैठने, मुज़ाकरात और सियासी मंजरनामे वापस लाने के लिए संदेशा दिया है। और बारी है कप्तान के जवाब की। नून लीग की इस ऑफर के बाद जरदारी को लाने ज़ेरे अताब की। नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, लेते हैं छोटे से ब्रेक और इसके बाद हमारे पास बहुत ही बड़े इंकशाफात मौजूद हैं। लेते हैं छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी मंजरनामे पर जैसे जैसे बात करते हैं नई नई गुत्थियाँ सुलझती हैं, नए नए बयानात सामने आते हैं। फैसल वावड़ा साहब के कुछ दिनों से बयानात जो हैं वो काफ़ी हेडलाइंस बनी हुई हैं खबरों की। खल साहब, फैसल वावड़ा साहब, ये जो नया बयान सामने आया, क्या देखिए, जब ये हुकूमत में थे ना तो उस वक्त भी आप भी जानते हैं, आप बीट भी करते रहे। बिल्कुल। चेयरमैन पीटी के सामने वो जो बंदा सच्ची बात करे ना जी, या जो उनके मतलब की बात हो तो सिर्फ वो सुनते हैं और किसी की ये जिसारत कर बैठे कि जनाब ये मामला जो है ये कीड़े और सांप जो है ना आपको मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो समझते हैं आप कौन होते हैं और उनको उस वक्त ही कारण और सांपों और कीड़ों की जो बात कर रहे हैं वो सारे सामने आ रहे हैं। अब वो जो 190 मिलियन पाउंड की जो बात 67 अरब की बात है, वो शहजाद अकबर वाले जो सारे बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं आए ना यहाँ पे और फेस करें अगर वो सच्चे हैं, प्रोसिक्यूटर भी हैं और वो खुद भी बरिस्टर भी हैं। तो अब मामला ये कि बाहर से बैठ के तो नहीं कहानियाँ चल रही और ये पूरी हम बता चुके हैं इस पर पूरी वारदात की किस तरह यानी वो चेयरमैन पीटीआई ने और वो कैबिनेट को किस तरह मिसलीड किया गया और किस तरह वो वारदात। अब मैंने एक और बात बताई है, मैं आज फिर रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि ये 67 अरब रुपए बाहर जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा। और ये पैसे बाहर चले जाएंगे, मेरे जरा ये कह रहे हैं, और मलक रियाज फैमिली और मौजूदा जो हुक्मरान है ये मिलकर इस पैसे को वहां पे खुर्द-बुर्द करेंगे और यहाँ से पैसा ये निकाल लिया जाएगा। और अगर ये पैसा चला गया तो फिर वो वज़ीर आज़म, चेयरमैन नैब और दीगर जितने भी जिम्मेदारान हैं ये फिर इनसे रिकवर पैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक उस पैसे को देखें ना कि नेशनल बैंक में वो पैसा पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के नेशनल बैंक के अकाउंट में। तो एक चिट्ठी की मार है, सिर्फ एक ने कैबिनेट से एक चिट्ठी जाए या फाइनेंस मिनिस्ट्री एक चिट्ठी लिख दे, स्टेट बैंक एक चिट्ठी लिख दे कि ये पैसा जो है ये जो आया है ये इसको टैक्स चेक जो एक्सचेकर के अंदर जो सरकारी खजाने के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो नेशनल बैंक जो है वो सब्सिडरी है, गवर्नमेंट का बैंक है, तो वो फौरी तौर पर पैसा वहां पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर ये पैसा शिफ्ट नहीं होता तो आप चेयरमैन पीटीआई को बेशक फिक्स करें, उसके खिलाफ केस बनाएं, बाकी लोग जो है सबको आप लटका दें और लेकिन ये पैसा तो बचा ले। कौम का पैसा अब ये जो है ना वो जो टाइकोन है या जो उनके साथी हैं जो इस तरह के मशवरे भी आ रहे हैं सामने कि जनाब आप छोड़े ना तो ये पैसा मंगाए वापस, क्योंकि 42 मिलियन और 1 हाइड पार्क खाते इसके अंदर बहुत सारे और हैं। तो गोरख धंधा है ये बहुत बड़ा, सही है, और ये गंदा है पर धंधा है। अजब करप्शन की गजब कहानियां आपको पता निकलेंगी कल को। तो ये कहीं पैसा अगर बरतानिया चला गया पाकिस्तान से वापस तो फिर जिम्मेदार ये फिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस हुकूमत। क्यों नहीं आप वहां पे जा रहे, पैसा क्यों नहीं आप निकालते? वो इरफान कादर साहब को तलब हुसैन ने भी कहा जनाब आप पैसा लेना, पैसा तो काबू करें। दराड़ क्या है, क्यों नहीं जाती गवर्नमेंट? दराड़ क्या है आपको पता ही है, हर जगह पे खांचे हैं। जरदारी साहब का और टाइकून का भी राब्तों का आपको पता है। और नून लीग के जो जहाज कौन देता था उस वक्त, किसके जहाज पे नून लीग की बड़ी बड़ी क्यादत जो है और बड़े बड़े रहनुमा किसके पे जाते थे जहाज पे? कौन फाइनेंसर था? वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपल कहीं शराकतदारी है और कहीं जनाब वो अपना फाइनेंसिंग है और कहीं पे जहाज उनके उड़ते हैं। तो कौन बंदा उनको पकड़ेगा? तो मसला यही है कि 67 अरब रुपया जो है ना, और ये अगर चला गया ना बाहर तो ये उसने नहीं, उसमें फिर हिस्से बटे होंगे,
उसमें फिर हिस्से बटे होंगे। तो अब अगर आप ये नहीं कर ठीक है, रहे, वज़ीर दाखिला जो है सनाउल्लाह साहब जो है, उन्होंने हिंदू फैमिलीज के हवाले से बात की। कल सब यहाँ पर मैं लिंक करूँगा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, इंडियन मीडिया भी खूब कवरेज दे रहा है। वो कहते हैं कि सीमा नामी लड़की जो है वो पाकिस्तान से, कराची से भागकर एक हिंदू लड़के की मोहब्बत में पबजी की गेम पर उनका रब्ता हुआ, वहाँ चली गई है। और जब उस पर इंडियन मीडिया ने उनका इंटरव्यूज़ किया तो उसको नमाज रोज़े का भी नहीं पता। बेसिकली पाकिस्तान जो मीडिया है उसकी जानिब से ये आप क्रिएट है। देखिए हमारा रिलीजन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, हमारे पाकिस्तान को बदनाम इसी की तरह की राह पहले भी स्टोरी करता रहा। पहली बात तो ये पाकिस्तान से वो गई नहीं, हमारा फॉरेन ऑफिस भी गालबन इसके कर चुका है कि इसका जो बायोडाटा इन्होंने अजमल कसाब ने यहाँ पे बना दिया था, हमारे कुछ चैनल नीले पीले ने और लोगों ने भी, साबिक वज़ीर आज़म ने, जबकि वो फरीदकोट यहाँ नहीं उधर का है अजमल कसाब, तो आज तक निकला उसका उधर का फरीदकोट था, मुंबई हमलों वाला, बिल्कुल इधर का खाते में डाल दिया था। बिल्कुल, तो ये राह करती है आज़म ने भी बयान दाग दिया। तो वही बदकिस्मती है कि प्रॉक्सी उसकी कोई वो बन जाता है, यहाँ पे भी कोई चैनल बन जाता है, कोई अखबार बन जाता है, कोई रिपोर्टर बन जाता है, कोई एंकर बन जाता है। हामिद मीर साहब को वैसे ऐसे रगड़ रहे हैं, इसमें हामिद मीर साहब ने ऐसी बात नहीं की थी, उस नीले पीले चैनल पे बात आई थी, रिपोर्ट किसी और ने किया था, तो खाते हामिद मीर के पड़ गया हुआ है, उन्होंने नहीं बात की थी। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी कह दिया था, उनसे भी करवा लिया गया या कह दिया गया। तो अब मामला ये है कि ये जो चीजें हैं कि ये भी आपके सामने है। और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो भी आप बात करेंगे, गुलबर खान के वाला, ठीक है, कि वो मुर्दान पुलिस को, ये तो पहले हम बता चुके 24 लाख का जो चेक किया उसमें मतलूब थे। तो बहरहाल ये पहले कौन से कोई हाजी सनाउल्लाह लगे हुए हैं, वैसे तो हाजी सनाउल्लाह है वो, कोई जो वजारतों में या कैबिनेट के अंदर, अब तो हाजी सनाउल्लाह बाकायदा उसको सर्टिफाइड हो गए हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर के अंदर कहा कि हाजी सनाउल्लाह खान की दुआओं के समझ का नतीजा है। तो हमने पहले बचपन में मिसालें सुनते, तू डर रहता भी किधर हाजी सनाउल्लाह, तो आज हाजी सनाउल्लाह मिल गए हमें, वो हम ढूंढ रहे थे जब से मैं पैदा हुआ ना। गांव देहात में हम पेंडू लोग हैं, जंगली टाइप पेंडू टाइप इस तरह के लोग हैं हम, ठीक है, बसनीक रहतल हमारी इस तरह की है। तो पंजाबी में कहते हैं ना, और रहता भी डीसी जंग जंग, आपको पता बहुत सारे जिलों की दूध मिलती थी, 5-6 जिले जो है उसके अंदर इस तरह। और दूसरा वो कहते थे खलो जा तू एडा हाजी सनाउल्लाह रहता भी किधरे। तो अब तो जनाब वो मिल गया, वज़ीर आज़म साहब ने बता दिया, वो जो हम ढूंढ रहे थे कई दाइयों से, हाजी सनाउल्लाह गुमा हुआ था, वो मिसालें हम सुन रहे थे। तो बंदा बाद में मंजर आम पे आया, मशहूरी पहले से हुई कि ये अच्छा। ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने निगरान हुकूमत के हवाले से उन्होंने बयान दे दिया और उन्होंने कहा है कि 60 से 90 दिन की ये केयर टेकर हुकूमत होगी। और जिस तरह के आपको पहले बताया कि 14 अगस्त का हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं 12 अगस्त को हो रही है, 14 अगस्त वाली कहानी सुना रहे हैं। बहरहाल ये तो होगी, और अगर 12 अगस्त को या 14 अगस्त को अपनी मुद्दत खत्म करके असेंबली नहीं जाना तो 90 दिन की कहानी किधर से आ गई? 90 दिन की कहानी तो नहीं बन सकती, फिर तो 60 दिन की है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि 4 महीने के अंदर जो नई मरदमशुमारी है, एमक्यूएम भी ये कहती थी, एहसन इकबाल साहब का ये बयान भी मौजूद है रिकॉर्ड पे कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक भी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदार ने बताया कि 12 अक्टूबर तक हम नई मरदमशुमारी डिजिटल जो मार्च में हुई थी उसके मुताबिक हल्का बंदियां भी कर सकते हैं, हम इलेक्शन कंडक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है इस पे भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। और मंजूर हुसैन साहब कह रहे हैं कि मरदमशुमारी पुरानी भी होंगी। अब हाँ जी, वो भी सुन लेते हैं। और एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि जनाब नई मरदमशुमारी के मुताबिक, वरना 2017 के मुताबिक होगा, और फिर जो नए वोटर हैं यही खौफ है इनको। जी वज़ीर आज़म साहब को शॉर्ट सुने। अजीज अहले वतन, पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में ये अपनी नौयत की वाहिद मुंतखब मखलूत हुकूमत है जो मुख्तर तरीन मुद्दत के लिए कायम हुई, जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने दरअसल एक मेयार, एक मिसाल, एक सिमत मुतय्यन की कि कम वक्त अनगिनत मुश्किलात और साजिशों के बावजूद मुल्क और कौम को बहरानों से निकाला जा सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला पर भरोसे के बाद पूरी दयानतदारी, दानाई, इज्तिमाई बसीरत और दिन रात की मुसलसल मेहनत से काम किया जाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये तो मईशत की बातें भी हो रही हैं। $75 बिलियन देना है, $24 बिलियन इस फिस्कल ईयर में देना है। स्टेट बैंक ये कहता है कि 9 माह के दौरान जो है $15 अरब 60 अरब करोड़ डॉलर, यानी 15 अरब और 60 करोड़ डॉलर दे चुके हैं, जिसमें कर्ज़ों की मद में जो है वो 12-13 अरब है और 3 अरब से ज़्यादा जो है सूद की मद में। सूदी निज़ाम के ऊपर सिराजुल हक साहब भी बड़ी बात कर रहे हैं, और कर्ज़ मिलने पर वो कहते हैं हुक्मरान ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे श्रीनगर पर झंडा लहरा दिया। बात उनकी सच है, मगर बात है रसवाई की।
तो मामला ये है कि शेर आप पढ़ देते हैं तो मैं कि चलो आधा फिक्र मतलब इलेक्शन कमीशन ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए तारीख बढ़ा दी है, वैसे इस पर ये बहुत अच्छी बात देखिए आप रजिस्टर तो कर जा रहे हैं कि जब आप नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, हल्का बंदियां ही नहीं करेंगे और ओवरसीज का वोटर जो 1 करोड़ उसको भी आप राइट नहीं देंगे तो ये तो फिर जुल्म है। इसका मतलब यही है कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो गया तेल लेने और बाढ़ में, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो गया ना बाढ़ तेल लेने और बाढ़ में गया कि आप एक तरफ उसके और दूसरी तरफ वोटों को आपने कॉर्नर किया हुआ है और आप अकलियत को एक जमहूरियत की भी दावेदार बनते हैं, लंबरदार भी बनते हैं और अकलियत पर जो है अकलियत को अक्सरियत पे मुरतब भी करते मुसलत भी करते जा रहे हैं। तो अब अवाम जो है अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप कह रहे हैं तो उसके हवाले से भी आइंदा 2 अहम केसेस जो है उस समात के लिए मुकर्रर हो गए। एक तो ये है कि फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से 18 जुलाई को होगी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उसकी सरबराही करेंगे, 6 रुकनी बेंच है। इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन ने जो वोट में आपने बता दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट उस हवाले से भी 21 जुलाई को जो है समात के लिए केस वो मुकर्रर हो गया। बिल आकर 8 रुकनी लार्जर बेंच है। फिर वही बात है कि ये फुल कोर्ट जो है दोनों में अगर वो कर लें आप तो ज्यादा बेहतर है। सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हवाले से ऑलरेडी चूंकि जजमेंट आ चुकी है फुल कोर्ट की तो लिहाजा ये 6 रुकनी बेंच की कोई जजमेंट मानेगा नहीं, आईनी और कानूनी मारा इनका ये कहना है। और बहरहाल ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो हेयरिंग है कह रहे थे तो राना सनाउल्लाह साहब को भी शॉर्ट सुन लेते हैं। ज़ेरे गौर आएगा उसमें हमारा इस मरतबा ये अज़्म है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में भरपूर अंदाज से जो है वो इंतखाबी अमल को जो है वो आगे लेके बढ़ेगी और तमाम सूबाई और कौमी हल्के जिनकी तादाद तकरीबन 443 297 जो है वो सूबाई असम्बली के हल्के हैं जहाँ से जनरल इलेक्शन जो है वो होता है और 146 जो है वो कौमी असम्बली के हल्के। उन तमाम हलकों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जो है वो मौजूद होगा। इससे पहले ऐसा रहा है कि बाज़ इज़ला में जो है वो बाज़ हलकों में कैंडिडेट जो है वो फील्ड नहीं होते रहे। जी नाज़रीन, बिल्कुल आज उन्होंने कह दिया कि मुल्क भर के अंदर कैंडिडेट खड़े करेंगे, सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी तमाम कौमी और सूबाई हमलों पर हलकों पर। और जब सवाल किया साफ़ी ने कि जनाब अगर सीट एडजस्टमेंट, तो उन्होंने कहा अगर हमारा अपने कैंडिडेट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो बड़ा सख्त उन्होंने गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस हवाले से एक रिपोर्ट भी हमने बनाई है द लेगेसी ऑफ नवाज शरीफ, वो देखते हैं। तजर्बाकार और पुराने खिलाड़ी तो हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डर सा लगता है, कभी दीवारों से कभी कैद खानों से। मगर क्या अब वक्त तब्दील हो चुका है और क्या चेहरे भी बदलेंगे? ये अब वही पुरानी चेहरे अवाम का मुकद्दर बनेंगे? मौसम तब्दील करने के लिए खास मुलाकातों का भी सिलसिला है जारी। देखते हैं मौसम की अब किस पर मेहरबान होने की बारी है। अब तो नून लीग ने आइंदा इंतखाबी मुहिम का आगाज भी कर दिया है और सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान भी कर दिया। जी नैयर बुखारी साहब क्या कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी भी जरा सुन लेते हैं। वफाक की सतह पे कि हमारा कोई इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं था। आने वाले इंतखाबात में हम अपने प्लेटफॉर्म से, अपने मैनिफेस्टो पे, अपने सिंबल पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। जी नाज़रीन, आपने ये भी देख ली रिपोर्ट भी। तो अब मामला ये है कि एक तो पीपी और JUIF के अंदर इख्तलाफ जो है वो भी शिद्दत, मैंने पहले भी बताया था कि जो जो इंतखाब करीब आएगा ये तफजात, शिकायत, गिले शिकवे शिद्दत भी इख्तियार करते जाएंगे और उसके बाद जब फाइलें और वो फंड आते जाएंगे तो वो फिर सारे मामला। इस सारी सूरत हाल में जोब के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दहशत गर्दों ने अटैक किया है और ये काबिल मजम्मत भी जी बिल्कुल, उसमें काबिल मजम्मत भी और आर्मी चीफ जो है वो गैरिजन में बकायदा दौरा किया, CMH में गए और शोहदा जो है उनको उन्होंने इंतहाई ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है और उन्होंने कहा कोई भी जो अफ़गानिस्तान या कोई और अगर मुल्क समझता है कि वहाँ वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरजमीन इस्तेमाल होगी तो हम जो है किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दहशत गर्दों के वाले से और TTP या जितने भी ये ग्रुप्स हैं उनकी आपको पता कमर टूट रही है। कुछ आपस में अंदर ग्रुप बंदियों की वजह से मारे जा रहे हैं जो पाकिस्तान को और आलमी दहशतगर्दी को, जो चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, CPEC के ऊपर जिनकी नज़रें थी उसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व और भी मुल्क दुश्मन होते हैं। तो उस पर उनका दौरा भी था और उनको हम ट्रिब्यूट भी पेश करते हैं। तो पहले मेरा ख्याल उनको अगर ट्रिब्यूट भी हम पेश करें और वो जो सारे मनाजर हैं वो भी नाजरीन तक हम चाहते हैं कि शेयर करें।
जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या गर्मियाँ की रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। सलामत रहे मेडासाई, जिए भुट्टो, करती मेरी आवाम की नस्लें रुखसत हुई। एहतराम का मयार देखें या पावर बटन का करिश्मा, सियासी सरप्राइज का ऐलान जल्द मत वक्के। लेकिन क्या वजह है, एक बार फिर पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन पीटीआई के साथ बैठने और सियासत में लाने की पेशकश कर दी। लगता है सियासत के बड़े खिलाड़ी आसफ जरदारी को जमीनी हकायक का इल्म हो गया है। देखते हैं अब ऊँट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का आइन और ताकत का सरचश्मा है अवाम। 23 करोड़ अवाम को पूछ नहीं रहा। उनकी किस्मत के फैसले 2-3 जो शख्सियात या डिग्निटरीज़ हैं वो बैरून मुल्क गैरों के देश में लंदन और दुबई बैठ के किस्मत के फैसले कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हमें नेक और साले हुक्मरान मिल जाए। अल्लाह ही जानता है बेहतर के कौन नेक और साले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर रहम करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद और असद खल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के